నైజీరియాలో ప్రవాస భారతీయులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. माँ को कहा कि माँ मैंने तो सब छोड़ दिया, नौकरी वोकरी छोड़ दिया। तो माँ से क्या? तो बोले क्या करोगी? तो बोले स्टार्टअप करोगी। तो बोले महाविनाश। लेकिन आज यही हमारे नौजवान कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए सॉल्यूशन पर काम करने की ठानी और नतीजा क्या शानदार निकला है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। जिस स्टार्टअप्स का नाम सुनते ही मां चिल्लाती थी कि महाविनाश, वही स्टार्टअप आज कह रहा है महाविकास। दस साल में भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स बने हैं। जरा मैं विस्तार से बताऊंगा तो तालियां ज्यादा बजेगी। एक यूनिकॉर्न यानी 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी। भारत के नौजवानों द्वारा बनाई ऐसी 100 से ज्यादा कंपनियां आज भारत के स्टार्टअप कल्चर का परचम लहरा रही है। और ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। साथियों, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। भारत हमेशा अपने सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है। ये हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रांग पिलर रहा है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। हमने कंफर्ट से बाहर निकलकर हमने एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ठानी। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा दिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर में से एक है। आज भारत में हर साल 30 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यानी नाइजीरिया को जितने चाहिए उससे ज्यादा। साथियों, 10 वर्ष में हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 75 टाइम 75 गुना से अधिक हो गया है। इन्हीं 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ये करीब करीब 30 गुना बढ़ गया है।
आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, स्पेस इंडस्ट्री में तो भारत जो कमाल कर रहा है उसकी प्रशंसा तो दुनिया भर में हो रही है। भारत ने ठाना है जल्द ही हम अपने गगनयान से भारतीयों को स्पेस में भेजेंगे। भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भी बनाने जा रहा है। साथियों, कंफर्ट जोन छोड़कर इनोवेट करना, नए रास्ते बनाना, ये आज भारत का मिजाज बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इतने सारे लोगों का गरीबी से बाहर आना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हर देश के लिए एक उम्मीद जगाता है। अगर भारत ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा भारत आज एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। लक्ष्य है विकसित भारत बनाना। जब हम 2047 में, आप में से जो लोग बुढ़ापे में रिटायर्ड होकर के सच में या कोई बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मैं काम अभी से कर रहा हूं आपके लिए। जब हम 2047 में आजादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत विकसित हो, भव्य हो, इसके लिए हर भारतीय मिलकर के काम कर रहा है। और इसमें नाइजीरिया में रह रहे आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, ग्रोथ हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, या फिर बात डेमोक्रेसी की, दुनिया के लिए भारत एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आपका अनुभव होगा, आप दुनिया में आप जहां गए होंगे, लोग आपको सम्मान की नजर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, सच बताइए क्या होता है? आप जैसे ही कहते हैं ना इंडिया या हिंदुस्तान या भारत, वो हाथ छोड़ता ही नहीं है। उसको लगता है मैं हाथ पकड़ रखूंगा तो कुछ ऊर्जा मेरे में आ जाएगी। साथियों,
दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। आपको कोरोना का समय याद होगा। उस समय दुनिया में कितना हाहाकार मचा था। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। यही तो हमारे संस्कार हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है। इसलिए भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया और दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है जी, 150 से ज्यादा देशों को कोरोना के समय दवाइयां और वैक्सीन भेजी। नाइजीरिया समेत अफ्रीका के कितने ही देशों में भारत के इस प्रयास से हजारों हजारों लोगों का जीवन बचा। साथियों, आज का भारत सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास पर यकीन करता है। मैंने नाइजीरिया समेत अफ्रीका के फ्यूचर ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। इसका एक शानदार उदाहरण तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। मुझे खुशी है कि G20 के हर मेंबर देश ने भारत के इस कदम को भरपूर समर्थन दिया और भारत के निमंत्रण पर नाइजीरिया ने वहां गेस्ट कंट्री के रूप में पूरी शान से इस इतिहास को बनते देखा। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रेसिडेंट टिनुबू की पहली यात्राओं में से एक भारत की यात्रा थी और G20 के लिए भारत आने वाले प्रेसिडेंट टिनुबू सबसे पहले मेहमानों से भी एक थे। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर बीच बीच में भारत आते रहते हैं। त्योहारों पर, घर के सुख दुख में आप लोग शामिल होते हैं और इसके लिए भारत से आपके रिश्तेदार मैसेज भी करते हैं, फोन भी करते हैं। अब मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं।
खुद आपके बीच हूं तो मैं भी आपको एक विशेष निमंत्रण देना चाहता हूं। अगले वर्ष जनवरी में भारत में अनेक उत्सव एक साथ आने वाले हैं। जनवरी महीने में हर वर्ष हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दिल्ली में, देश में। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा रहा है और इस बार ये प्रवासी भारतीय दिवस भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उड़ीसा की धरती पर होने वाला है। इसमें पूरी दुनिया से आप जैसे साथी भारत में जुटने वाले हैं। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। भारत आने की इतनी सारी वजह है, एक साफ है। एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं और प्रयागराज से पास में है ही अयोध्या जी है। काशी भी ज्यादा दूर नहीं है। कुंभ में आए तो आप वहां जाने का भी प्रयास करिएगा और काशी में जो नया विश्वनाथ भगवान का धाम बना है पूरा देखने जैसा है। और अयोध्या में 500 साल बाद 500 साल बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है। आप खुद भी दर्शन करिएगा, अपने बच्चों को भी वहां के दर्शन